आज से 250 साल पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो कंपनी अपनी मनमानी से फसल उगवाती थी और मनमानी दाम देती थी उनको। बस वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क इतना ही है कि ये लाई है हमारी चुनी हुई सरकार और वो लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 5 जून को ऐसा मोदी जी को किसानों की फिक्र क्या हुई कि उन्होंने रातों रात पिछले दरवाजे से जो है ये 3 अध्यादेश लेकर आए। 6 साल में उनका किसानों का हित उनको दिखा नहीं और कोरोना काल में उनको किसानों का हित दिख गया नहीं है। ये किसान वर्सेस सरकार चाहे किसी की हो, अगर ऐसे कानून लाएगी तो उसके साथ लड़ाई जारी रहेगी। किसान खुद के ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है तो किसान को बुला दिया जाता है। अगर उनको किसानों की इतनी ही चिंता थी तो वो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करते हैं। कुलदीप जी, जो अब देश का माहौल है, ये एक तरह से किसान के लिए अंतिम लड़ाई है। नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुद्दा है किसान विरोधी 3 अध्यादेश, जिसको लेकर किसान लगातार सड़कों पर हैं और किसान इस बात का मांग कर रहे हैं कि आखिर ये 3 अध्यादेश लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। वहीं मोदी सरकार जो है इन 3 अध्यादेशों को वापस लेने का अभी तक कोई भी उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ है या कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। अब इसको लेकर पूरे देशव्यापी हड़ताल पे जो है कल किसान जा रहे हैं 21 सितंबर को। अब हमारे साथ किसान साथी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरे साथ महेंद्र जी हैं और मेरे साथ राय सिंह जी हैं। इन दोनों से पूछने का हम प्रयास करेंगे, थोड़े से सवाल रहेंगे कि किसान विरोधी जो अध्यादेश है वो कैसे हैं। महेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, किस तरीके से आप तीनों अध्यादेशों को किसान विरोधी मानते हैं? कुलदीप जी, सबसे पहले तो केंद्र सरकार की मंशा पे हमें उसी टाइम शक हो गया जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। और उसी टाइम 5 जून को ऐसा मोदी जी को किसानों की फिक्र क्या हुई कि उन्होंने रातों रात पिछले दरवाजे से जो है ये 3 अध्यादेश लेकर आए। अगर उनको किसानों की इतनी ही चिंता थी तो वो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करते। अगर ऐसा ही कुछ था, अगर इतनी उनको चिंता हो रही थी तो सरकार में आए हुए उनको 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में उनका किसानों का हित उनको दिखा नहीं और कोरोना काल में उनको किसानों का हित दिख गया। स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ये जो काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है ये बिल्कुल किसान विरोधी है, किसानों के लिए बहुत ही घातक हैं। जो मेरे साथी, जो किसान साथी हैं, जो शिक्षित हैं, इस चीज़ को समझते हैं। मैं उन सभी साथियों के द्वारा जो मेरे किसान साथी उन तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, इन काले कानूनों से ये होने वाला है कि किसान खुद के ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा। उसको एक फिक्स मजदूरी मिलेगी, उसको सिर्फ भरपेट भोजन ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे साथ राय सिंह जी। राय सिंह जी, आप किस तरीके से मानते हो कि ये जो 3 अध्यादेश हैं, जिस प्रकार से महेंद्र जी ने कहा भी किसान जो है अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा, आप इसको किस एंगल से लेते हैं? देखो, ये तीनों कानून हैं जो अभी मोदी सरकार लेके आई है, संसद में पास कर दिया और लोकसभा में भी, वो राज्यसभा में भी रखा है। तो जब ये पास हो जाएंगे तो किसानी एक तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस किसानी को बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो अपने तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो वो जब हैंडल करेंगे तो मैं इनको, जब आज से 250 साल पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कंपनी अपनी मनमानी से फसल उगवाती थी और मनमानी दाम देती थी उनको। बस वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क इतना ही है कि ये लाई है हमारी चुनी हुई सरकार और वो लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे पूरी तरह से किसान बर्बाद होकर एक बंधुआ मजदूर बन जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भी ये जो लड़ाई है ये किसान की किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये किसान वर्सेस सरकार चाहे किसी की हो, अगर ऐसे कानून लाएगी तो उसके साथ लड़ाई जारी रहेगी। और किसान को इस हद तक जाना पड़ेगा, अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए
तो किसानों को हजारों वर्ष लग गए तलवारों से दांतियां बनाने के लिए, और अब किसान को मजबूर मत करो वापस दांतियों से तलवारें बनाने के लिए। महेंद्र जी, जिस प्रकार से राय सिंह जी ने कहा भी अब किसान जो है धीरे धीरे जागृत होने लगा है, जागने लगा है, उसे एहसास होने लगा है भी कहीं ना कहीं सरकारें जो है उनके साथ वर्षों से गलत करती आ रही है, लेकिन अब जो जागृति आई है उस जागृति को आप क्या समझते हो? अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? कुलदीप जी, जो अब देश का माहौल है ये एक तरह से किसान के लिए अंतिम लड़ाई है। आपने अब तक देखा होगा कि हर बार चुनावी समय में किसानों का इस्तेमाल किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टियां किसानों के साथ बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है तो किसान को बुला दिया जाता है। जबकि किसान बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि किसानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है वो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान जाग चुका है, वो अपने हक के लिए अब कुछ भी कर सकता है। किसान के लिए आर पार की लड़ाई है, करो या मरो। आगे की क्या रणनीति है राय सिंह जी? जिस प्रकार से इन्होंने कहा भी अब किसान की जो ये लड़ाई है ये अब किसान की अंतिम लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अगर अब किसान ने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो ये 3 अध्यादेश जो हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ जो जिस प्रकार से वार किया गया उनके 3 अध्यादेशों के बीच में, तो उससे किसान ही नहीं अपितु व्यापारी और मजदूर भी इसमें पिसने वाला है। तो इसको लेकर अब आपकी आगे की रणनीतियाँ क्या रहेंगी? हमारी आगे की रणनीति ये है कि कल हमारी जो ट्रैक्टर रैली है उसके बाद में हम राष्ट्रपति के नाम और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद में हमारी आगामी मीटिंग होगी, जो राजस्थान में 50 संगठन इकट्ठे हुए हैं उनकी जयपुर में मीटिंग रखी जाएगी। उसके बाद में सरकार का क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद में हम या तो धरना देंगे या इस रैलियों को और दोबारा और जाएंगे गाँवों में, किसानों का एकत्रित करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में करो या मरो की लड़ाई है। अगर अब किसान ने ये लड़ाई नहीं जीती तो आगे कोई किसान आंदोलन क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कि किसान बचेगा ही नहीं आंदोलन करने के लिए, वो सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। इसलिए ये अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत तक पहुंचा कर रहेंगे। महेंद्र जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा भी अब लड़ाई जो है अंतिम लड़ाई है, जैसा इन्होंने भी कहा और आपने भी कहा, अब इसको जीत पर ले जाने का जो सारा काम है वो किसानों के हाथ चला गया है, क्योंकि अगर किसान अब चुप बैठा तो शायद आने वाला वक्त या आने वाली पीढ़ी जो है वो किसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। तो अब इसमें आगे चलकर 3 अध्यादेशों के अलावा आपकी कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो आप मनवाना चाहते हैं या केंद्र सरकार से डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि 3 अध्यादेश तो खत्म किए जाएं, उसके साथ साथ ऐसी कौन सी मांग है जो आप रख रहे हैं? देखिए कुलदीप जी, जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है, हम एक तरह से इन अध्यादेशों को खत्म नहीं करवाना चाहते। अगर सरकार नहीं करना चाहती तो हम ये चाहते हैं कि इनके साथ एक अध्यादेश केंद्र सरकार और जोड़ दे, जिसके अंदर MSP जो है वो निर्धारित हो जानी चाहिए। जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट थी उसके तहत अगर MSP निर्धारित कर दे और एक लाइन उसके अंदर ये लिख दी जाए कि फसल खरीद गारंटी किसान को मिल जाए, और जो भी खरीदार होगा फसल का वो अगर MSP से नीचे फसल खरीदता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये चीज़ें अगर सरकार कर देती है और जो स्टॉक लिमिट इन्होंने खत्म की है वो स्टॉक लिमिट वापस से अगर ये शुरू कर दे तो किसान को इन अध्यादेशों से कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं 3 अध्यादेशों में क्या बदलाव होने चाहिए आपके नज़रिए से? और अभी जो हालात हैं किसान के, जो पूर्व में हालात थे, जैसे अगर बात करें 1970-80 की, तब से लेकर अब तक के क्या हालात जो है किसानों ने देखे हैं और हाल फिलहाल में क्या ऐसे बदलाव हो जिससे किसानों को बचाया जा सकता है? जैसे पहले सन 1970 के आसपास की आप बात कर रहे हो तो उस टाइम खेती इतनी डेवलपमेंट में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम कृषि के औजार नहीं थे, पानी की भी सुविधा बहुत कम एरिया में थी। अब तो सरकार चाहे तो 2 दिनों में कहीं पानी पहुंचा सकती है नहरों के माध्यम से, और नहीं तो पाइपलाइन भी डाल सकती है, कैसे भी कर सकती है। तो उस टाइम का किसान बेहतर था। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने रोजगार के लिए सीमित साधन थे, उन्हीं से ही वो काम चला रहा था। और आज
खर्चे इतने बढ़ गए हैं क्योंकि कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा मिल गया है। और हम रोज़ टेलीविज़नों में देखते हैं तो वो देखा देखी से किसान थोड़ा खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके, और उधर से ये भाव, फसलों के भाव की मार पड़ गई है तो किसान की कमर टूट गई है। और उसके ऊपर ये जो बड़ी बड़ी बीज वाली कंपनियां हैं, इन्होंने किसानों को उकसा कर और अपने वो बीज बेचने महंगे, कहाँ तो एक 50 रुपये किलो का बीज मिलना और कहाँ 700 रुपये का 400 ग्राम बीज मिलना। तो इसमें किसान उलझ गया है और इसको, इस उलझन से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी एक अपने बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं जो कि हरित क्रांति के जनक थे। उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो बहुत सम्मानित हुए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, स्वामीनाथन आयोग। तो उस आयोग में अगर अपने कोई 2 पॉइंट उठाकर लागू करते हैं तो वो किसान के लिए घातक सिद्ध होता है। उन्होंने रिपोर्ट को इस हिसाब से तैयार किया था कि ये अगर लागू हो तो पूरी की पूरी, अगर अधूरी लागू करते हैं तो उसमें किसान का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। कहीं ना कहीं किसान जो साथी हैं वो इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से 3 अध्यादेश आए हैं वो इतने खतरनाक हैं जो कहीं ना कहीं किसान के साथ साथ मजदूर और व्यापारी दोनों के लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं। आप दोनों पधारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी के साथ दोनों किसान नेताओं ने ये चीज़ कही है भी अगर तीनों अध्यादेशों में क्या बदलाव करना चाहिए उसके बारे में महेंद्र जी ने बताया, वाकई में बताया। और इसके अलावा MSP रिपोर्ट जो है वो भी लागू करने की बात कर रहे हैं ताकि उससे जो है कहीं ना कहीं किसानों को राहत प्रदान हो सकती है, किसानों को जो है अपनी फसल का जो है उचित दाम मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार अगर किसानों से जुड़ी हुई खबरें हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और सबसे ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।